हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग इंग्लिश ग्रामर का जो वीडियो है बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। ये इंग्लिश ग्रामर का वीडियो एक्चुअली में कम्पिटेटिव लेवल का होगा, जिसको हम एकदम जीरो लेवल से बेसिक लेवल से उठा के ले जाएंगे। तो अगर आपको इंग्लिश में कुछ नहीं आता है तो भी टेंशन नहीं लेना है, और आता है तो अच्छी बात है। जो अगर आपको आता होगा वो स्किप कर दीजिए, आगे बढ़ जाइएगा, और जहां से आपको नहीं आता होगा वो आप सीख सकते हैं। कम्पिटेटिव लेवल के जितने भी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, उन सारे बुक्स के जितने भी एक्सरसाइज हैं उस चैप्टर से रिलेटेड उन सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे, अच्छे समझेंगे। जो भी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का उनके लिए तो बेनिफिशियल होगा ही होगा। इसके अलावा जो लोग 10th का या फिर 12th का किसी भी बोर्ड का एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसमें सारे वो क्वेश्चंस ही भी आ जाएंगे जो आपको इन बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सीधे टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक में क्योंकि इंग्लिश पढ़ रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले जानना है कि इंग्लिश क्या होता है। तो सिंपली अगर बोले इंग्लिश क्या होता है तो क्या बोलेंगे, एक लैंग्वेज है। तो ये लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज एक्चुअली में एक सिस्टम है कम्युनिकेशन का, यानी बातचीत करने का या फिर कुछ समझने का या समझाने का एक जो पूरा सिस्टम बना हुआ, जिसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, कुछ पंक्चुएशंस होते हैं, ये सारे चीज में सिस्टम में रहते हैं। तो वही एक सिस्टम है कम्युनिकेशन का। यहाँ पे एडमिशन लिखा हुआ है कि लैंग्वेज कम्युनिकेशन का एक सिस्टम होता है जिसका यूज किया जाता है बोलने या लिखने के लिए। ठीक है, तो बोलने या लिखने के लिए इसका हम यूज करते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है सेम चीज, एक लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन विच इज यूज्ड फॉर टॉकिंग और राइटिंग। क्लियर यहाँ तक? अब हम लोग समझते हैं कि इंग्लिश क्या है। तो भैया इंग्लिश तो लैंग्वेज है ही, ठीक है। और लैंग्वेज क्या करता क्या है? लैंग्वेज एक मीडियम होता है एक्सप्रेशन का। आप जो भी चीज जताना चाहते हैं, जो भी चीज बताना चाहते हैं, उसके लिए कोनो कोनो मीडियम तो होबे करेगा। तो ये भी लैंग्वेज एक मीडियम होता है। तो इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। तो इंग्लिश एज ए लैंग्वेज यहाँ पे दिया है कि मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक्सप्रेशन, जताना, किसी को दिखाना। अब एक्सप्रेशन जो है वो बिना हम लैंग्वेज के भी बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपसे कुछ पूछा है कि तुमको पता है कि वो कहाँ गई है, तो आप ऐसे कर दी कुछ बिना बोले, तो अभी भी सामने वाला को समझ में आ गया कि इसका मतलब बताना चाहते हैं कि आपको नहीं मालूम है। ठीक है, आप किसी के सामने गए और आपने इशारा किया तो सामने वाला समझ जाता है कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो इसमें तो कोई हम लैंग्वेज यूज नहीं किए हैं। तो इसको भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज, है ना, कि बॉडी से एक्सप्रेस करना कि आप कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली यही समझाना चाह रहे हैं कि लैंग्वेज क्या करता है, एक लैंग्वेज मीडियम होता है एक्सप्रेशन का। इंग्लिश क्या एक मीडियम है। तो दोनों को कंबाइन करके एक सिंपल डेफिनेशन बन जाता है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि इंग्लिश एज ए लैंग्वेज के तौर पर एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है इंग्लिश एज ए लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक पे जाते हैं, दैट इज इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर क्या है? तो वही पुराना है अपना, जो हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे, है ना। अपना इंग्लिश ग्रामर एक मीडियम है ना, जिससे हम लोग इंग्लिश करेक्टली जो है शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना जानते हैं, है ना। तो उसी को हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं कि इंग्लिश ग्रामर इज ए मीडियम बाय विच वी लर्न हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश करेक्टली, है ना, शुद्ध। यहाँ तक। अब हम लोग इंग्लिश ग्रामर का डिविजन्स देखते हैं, मतलब इंग्लिश ग्रामर को कितने पार्ट्स में बांटा गया है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इंग्लिश ग्रामर को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, डिविजन्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर कौन कौन है? ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी। 3-4 बार इसको बोल के प्रैक्टिस कर लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडी। ऑर्थोग्राफी मतलब क्या होता है? वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण मतलब क्या? लेटर मतलब क्या? अक्षर, है ना। तो लेटर्स के बारे में जो विचार करेंगे, सोचेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में, दैट ब्रांच इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। ठीक है, वो पूरा ब्रांच ऑर्थोग्राफी कहलाएगा। फिर हमारा इटिमोलॉजी, यानी क्या? शब्द विचार। शब्द मतलब क्या? वर्ड, है ना। शब्द में क्या हो गया? वर्ड। यानी क्या? हम लोग जिसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। वो ब्रांच जो क्या कहलाएगा हमारा? वो कहलाएगा हमारा इटिमोलॉजी। ठीक है, और लेटर्स के बारे में पढ़े तो वो क्या कहलाया? ऑर्थोग्राफी। नेक्स्ट सिंटैक्स। सिंटैक्स में यहाँ पे दिया हुआ है
वाक्य विचार, वाक्य मतलब क्या, सेंटेंस। तो हम लोग इंग्लिश ग्रामर के अंदर जिस पार्ट्स में सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे वो हमारा सिंटैक्स कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा पंक्चुएशन यानी क्या, चिन्ह विचार। मार्क्स यानी क्या, फुल स्टॉप कहां पे लगेगा, कॉमा कहां पे लगेगा, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन कहां पे लगेगा, इन चीजों के बारे में जिस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड पंक्चुएशन। क्लियर है। और लास्ट में आता है प्रोसोडियम यानी क्या, छंद। छंद यानी क्या, पोइट्री, है ना। ये सबसे लास्ट में आता है जहां पे आपको पूरी की पूरी पोइट्री लिखाना सिखाया जाता है। तो इसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी, बट ये आता है काइंड्स में, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अभी हम लोग चलते हैं किस पे, ऑर्थोग्राफी पे। ठीक है, ऑर्थोग्राफी यानी क्या, वर्ण विचार, यानी लेटर्स के बारे में। ठीक है, तो इसको हम डिफिनेशन देंगे तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि द ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का वो ब्रांच, वो हिस्सा, वो डिवीजन जिसके अंदर हम लोग लेटर्स के बारे में सीखेंगे, लेटर्स के बारे में लर्न करेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या होगा उसका, द डिवीजन ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी लर्न अबाउट लेटर्स इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे है अल्फाबेट, है ना। तो हम लोग हिंदी में पढ़ते थे ना वर्णमाला, यानी क्या, वर्णों का माला, मतलब वो ऐसा सेट जहां पे सारे वर्ण यानी अक्षर लिखे रहते थे उसे कहते थे वर्णमाला। ठीक है, सेम उसी तरह से जहां पे इंग्लिश के सारे लेटर्स लिखे रहेंगे, ए से लेके जेड तक, ए बी सी डी सारा लिखा रहेगा, उस सेट को जहां पे वो लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट। ठीक है, हिंदी का होगा तो हिंदी अल्फाबेट, और यहाँ पे इंग्लिश का है तो इंग्लिश अल्फाबेट होगा। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस सेट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। और हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, है ना। वो तो हम लोग स्टार्ट में ही पढ़ लेते हैं, ABCD। ठीक है, अब हम यहाँ पे कि लेटर क्या होता है। बेसिकली तो हम लोग ऑर्थोग्राफी में लेटर ही पढ़ने जा रहे थे, तो लेटर क्या होता है ना। तो अगर हिंदी में बोले तो क्या होता है, वर्ण होता है ना। हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, यानी बेसिक वो साउंड है जिसको हम लोग आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसको तोड़ नहीं सकते। अक्षर यानी जो क्षय नहीं हो, दैट इज अक्षर, राइट। तो उसी तरह से इंग्लिश में भी डिफिनेशन हो जाएगा कि इंग्लिश का सबसे छोटा यूनिट, उससे छोटा यूनिट तो होगा नहीं। ठीक है, जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते उससे कहते हैं हम लोग लेटर। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि डिवाइड का लोचा क्या है, राइट। तो मान लीजिए अगर पोइट्री लिखा हुआ है, हमने बोला कि आप इसके किसी पार्ट में अलग कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल कर सकते हैं। पोइट्री को हम सेंटेंस बाय सेंटेंस अलग कर सकते हैं, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक सेंटेंस दिया हुआ है, और हर फुल स्टॉप पे सेंटेंस खत्म हो जाते हैं, या फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पे, इंट्रोगेशन पे। तो उन सबको अगर हम डिवाइड करें तो पोइट्री को हम डिवाइड कर सकते हैं किसमें, सेंटेंस में। तो मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा हुआ यहाँ पे कि राणा वाजे माइजर, राइट। इस तरह का बहुत सारा सेंटेंस उसमें लिखा हुआ ऑलरेडी। ठीक है, उन सबको हमने अलग अलग डिवाइड किया तो सेंटेंस बन गया। अब पूछे कि सेंटेंस को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। सेंटेंस को हम वर्ड्स में कर सकते हैं, ये 2 वर्ड, 3 वर्ड और ये 4 वर्ड। इसको हम क्या कर दिए, फर्दर हम वर्ड्स में डिवाइड कर दिए। तो हमने पूछा कि वर्ड उठा लो, तो हमने उठाया वाज। तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। W को अलग कर दिए, A को अलग कर दिया और S को अलग कर दिए, ये क्या बन गया, लेटर। अब ये लेटर हो गया, डिवाइड हो गया। लेकिन अगर हम बोले कि क्या लेटर को डिवाइड कर सकते हैं, तो W का क्या डिवाइड करोगे, बिल्कुल नहीं होगा डिवाइड। तो इसलिए इस डिफिनेशन में है कि इंग्लिश का सबसे छोटा यूनिट है क्या, इसके नीचे का होता ही नहीं है, जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं लेटर। अब क्लियर हो गया, चलते हैं काइंड्स ऑफ लेटर्स की तरफ। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ लेटर्स तो आप लोगों को पहले से पता ही होगा, है ना, इतना तो सबको आता ही है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि काइंड्स ऑफ लेटर्स में वोवेल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट्स होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, वोवेल्स यानी स्वर वर्ण और कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन वर्ण। अगर हम स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण का डिफिनेशन ही ले हिंदी से ही, तो हम लोग पढ़ते होते हैं ना कि स्वर वर्ण वो वर्ण होते हैं, है ना, जो बिना किसी दूसरे वर्ण के हेल्प से बोले जाते हैं, राइट। व्यंजन को स्वर वर्ण के हेल्प से बोला जाता है। सेम कंडीशन यहाँ इंग्लिश में होता है ना कि A-E-I-O-U, ये जो वोवेल्स हैं ये किसी भी दूसरे लेटर का हेल्प नहीं लेते हैं प्रोनाउंसिएशन में। लेकिन बाकी दूसरे जितने भी लेटर्स हैं, है ना, बी हो गया उसमें ई आता है, सी में ई आता है, तो यानी ये हेल्प लेते हैं किसका, वोवेल्स का, है ना। तो डेफिनेशन अगर देना है तो इस तरह से दे सकते हैं आप कि वोवेल्स वो लेटर्स होते हैं जो बिना किसी दूसरे लेटर के हेल्प से बोले जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना
कि वो लेटर्स जो बिना किसी दूसरे लेटर के हेल्प से बोले जाते हैं उन्हें वॉवेल्स कहते हैं। लेटर्स विच आर प्रोनाउंस्ड विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर आर कॉल्ड वॉवेल्स। ये है ए ई आई ओ यू। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए ई आई ओ यू को वॉवेल्स कहते हैं। ये सिंपल तो दिया हुआ ही रहता है। आगे है कॉन्सोनेंट्स। तो वो लेटर्स जो वॉवेल्स के हेल्प से बोले जाते हैं उन्हें कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। लेटर्स विच आर प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ वॉवेल्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स, है ना। रेस्ट ऑफ वॉवेल्स आर कॉन्सोनेंट, मतलब वॉवेल्स के अलावा जितने बचा हुआ है ना, वो सारा कॉन्सोनेंट है। बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जेड तक, है ना। बस उसमें छाट दीजिए ए ई आई ओ यू, ये सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इतना तो पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। प्रॉब्लम यहां से आता है, सेम वोवेल, ठीक है ना। तो सिर्फ बुक में ये लिखा होता है कि डब्ल्यू और वाई को सेम वोवेल बोलते हैं, रट्टा मार लेते हैं, समझ में ही नहीं आता कि काहे बोलते हैं, ठीक है। तो बस मीनिंग पे गौर कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। सेमी मैंने क्या होता है, आधा, है ना। तो क्या ये कॉन्सोनेंट नहीं है? बिल्कुल है। डब्ल्यू वाई कॉन्सोनेंट ही है, ठीक है, बट थोड़ा सा वोवेल भी है, ठीक है, आधा वोवेल भी है। क्यों ऐसा है? कभी कभी डब्ल्यू और वाई वो वोवेल की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, इसी वजह से सेम वोवेल में रखा गया है इसको, ठीक है कॉन्सोनेंट सी, बट चूंकि कभी कभी ये साउंड करते हैं वोवेल की तरह, इसलिए इन्हें सिर्फ डब्ल्यू और वाई को सेमी वोवेल भी कहा जाता है कॉन्सोनेंट ही, ठीक है। ऐसा कब होता है, क्यों होता है, यहां समझते हैं। जब ये डब्ल्यू और वाई किसी वर्ड के लास्ट में यूज किए जाते हैं तब ये वोवेल साउंड करते हैं। कैसे, यहां देखिए, यहां पे डब्ल्यू हम शुरू में लिए, है ना, तो यहां क्या लिखा है, वॉक, ठीक है। ये उसको अगर आप तोड़िएगा तो ऐसे आएगा कि वो, ये आपको आएगा कॉन्सोनेंट प्लस आ प्लस को प्लस ऑ। यहाँ पे जो डब्ल्यू का प्रोनाउंसिएशन है वो है, ठीक है, आपको ऐसे हिंदी से ही पकड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे डब्ल्यू का प्रोनाउंसिएशन वो है, और वो क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है, राइट, इसलिए कॉन्सोनेंट है, तो वो है भी, ठीक है। बट यहां पे आइए, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है काव, यहां पे डब्ल्यू लास्ट में आया है। हम पहले बोल रहे हैं कि जब ये लास्ट में आता है डब्ल्यू और वाई, तब यह वोवेल की तरह बिहेव करता है, इसीलिए इसे सेमी वोवेल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे काव है, तो यहाँ पे जो डब्ल्यू का प्रोनाउंसिएशन है वो ऊ है, राइट, और ऊ क्या होता है, वोवेल साउंड है, इसलिए यहां ये बिहेव कर रहा है एज ए वोवेल। ठीक, उसी तरह से वाई को देखते हैं। वाई यहाँ पे नॉर्मल है ना, स्टार्टिंग में है या बीच में, कहीं भी रहता है वाई। तो यहाँ येलो है, और वाई का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे यो है, और यो कैसा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ये कॉन्सोनेंट है भी, राइट। अब देखते हैं लास्ट में आता है क्या होता है। यहाँ पे लिखा है मैनी, राइट, यहाँ पे जो वाई का प्रोनाउंसिएशन है वो ई है, और ई कैसा साउंड है, ये ई वोवेल साउंड है, इसीलिए ये बिहेव कर रहा है एज ए वोवेल, ठीक है। तो ये क्लियर हो चुका है। तो डब्ल्यू और वाई कॉन्सोनेंट ही है, बट कभी कभी, यानी क्या, जब वर्ड के लास्ट में यूज किए जाते हैं तब वो साउंड करते हैं वोवेल की तरह, दैट्स वाई इन्हें सेमी वोवेल भी कहा जाता है, ठीक है।